Now guys, in the last session, what did we see for path difference? Construction होना चाहिए, constructive interference के लिए path difference should be what? Even multiple of lambda by 2, ठीक है? lambda by 2. And phase difference was even multiple of pi, ठीक है? And dark के लिए destructive interference के लिए क्या होना चाहिए था? Destructive interference के लिए the path difference was supposed to be odd multiple of lambda by 2. Odd multiple of lambda by 2. और it was odd multiple of pi. Pi. तो ये सच है, ये टोटली सच है, ये हमने जो सीखा था ये बात एकदम सच्चाई है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना तो कोई झूठी बातें इन्वॉल्व है, ये सब कुछ एकदम एज इट इज परफेक्ट है। लेकिन एक छोटा सा दिक्कत है कि भाई ऐसा करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो फिर कैसे करें भाई, क्या करें? चलिए जरा उसके लिए थोड़ा सा जान लेते हैं टॉपिक को, फिर उसके शॉर्टकट पे आते हैं। In the last lecture we saw there was a constructive pattern, and in constructive pattern bright band नजर आते हैं हमको, बैंड्स एकदम ब्राइट नजर आते हैं। Then there was destructive pattern, and in destructive pattern हमको dark band नजर आ रहे थे, ठीक है? So there was a bright band, there was dark band, ठीक है? एक bright band था, एक dark band था। अभी आप देखेंगे ब्राइट बैंड कब बन रहा था? whenever it was crest over crest, trough over trough, ब्राइट बैंड बन रहा था। उसी चीज को एक और तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये जो सॉलिड पार्ट है ना गाइस, सॉलिड पार्ट, इसको हम लोगों ने क्रस्ट बोला हुआ है, और ये जो पार्ट है ना डॉटेड वाला, इसको हमने ट्रफ बोला है, ठीक है? तो तुम देखोगे जिधर पे ब्लैक ब्लैक मिल रहे हैं, ब्लैक ब्लैक मिल रहे हैं, वहां पे ब्लू डॉट बना है, जहाँ पे रेड रेड मिल रहा है वहां पे ब्लू डॉट बनाया हुआ है। तो दैट इज, जहां पे भी ब्लैक ब्लैक मिल रहा है मतलब क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट हो रहा है, रेड रेड मिल रहा है मतलब ट्रफ ओवर ट्रफ हो रहा है। तो क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, ट्रफ ओवर ट्रफ, इट इज गिविंग मी ब्राइट बैंड ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ब्राइट बैंड बन गया, यहाँ पे ब्राइट बैंड बन गया, यहाँ पे ब्राइट बैंड बन गया, ऐसे ब्राइट बैंड बनते जा रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब ब्लैक और रेड मिलता है, देखो ना यहाँ पे से फ्लावर जैसा बना के रखा है ब्लैक और रेड के लिए। तो ये ब्लैक और रेड मतलब क्रेस्ट ओवर ट्रफ, ट्रफ ओवर क्रेस्ट, तो इट इज डार्क बैंड। तो जब ये साथ में एक स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है, तब अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है। बट इन द लास्ट लेक्चर हमने कुछ ऐसा किया था कि भाई ये सबसे पहले ऐसे दिखते, फिर लाइन से ये बैंड्स हमको नजर आते जा रहे थे। दिस वाज लाइक वेरी क्लियर फॉर कंस्ट्रक्टिव, and this was something which we had for destructive, where it was odd multiple, so 2m minus 1 used to come into picture, ठीक है? तो इंटरफेरेंस कब होता है भाई? इंटरफेरेंस तब होता है जब दो लाइट वेव्स आके मिलते हैं। whenever two light waves, ठीक है, they arrive at a point and they superimpose, तो कुछ पॉइंट ब्राइट कुछ पॉइंट डार्क नजर आते हैं। तो वो जो रीजन ऑफ इंटरफेरेंस है, ठीक है, वहां पे कुछ ब्राइट बैंड फॉर्म हो जाते हैं, वहां पे कुछ डार्क बैंड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है? So when light waves superimpose over each other and they give bright bands and dark band, we call interference of light has been taken care. हम लोग बोलते हैं interference of light हो चुका है भाई, there is interference which is seen. Then दो टाइप के इंटरफेरेंस पैटर्न है। एक है सिंपल इंटरफेरेंस पैटर्न, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये देखो यहाँ पे सब प्लेन वेवफ्रंट आ रहे हैं, ठीक है? एंड प्लेन वेवफ्रंट आके ये तुम्हारा सोर्स 1, ये तुम्हारा सोर्स 2, तो जिधर जिधर क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट हो गया तुमको दिखेगा, देखो ऐसे, देखो ब्राइटनेस दिखेगा, देखो देखो ब्राइटनेस है, ब्राइट बैंड बनते जा रहे हैं। इधर से ब्राइट बैंड बना, इधर से ब्राइट बैंड बना, यहाँ से ब्राइट बैंड बना है, यहाँ से ब्राइट बैंड बना है, ठीक है? तो जिधर जिधर क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, ट्रफ ओवर ट्रफ हुआ, वहां पे ब्राइट बैंड बना। पर जिधर जिधर क्रेस्ट ओवर ट्रफ हुआ वहां पे डार्क बना, ट्रफ ओवर क्रेस्ट हुआ डार्क बना, क्रेस्ट ओवर ट्रफ, दिख रहा है? जैसे डार्क बैंड भी बनते गए भाई साहब, ठीक है? बट हमको स्क्रीन, ये हमारा स्क्रीन है गाइस, दिस इज हमारा स्क्रीन। हमको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। So this alternate bright dark bands are actually called as interference band. और जो यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको सबसे बीच में जाओ, जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि यहाँ से आने का पाथ और यहाँ से आने का पाथ दोनों यहाँ पे मिला ना इस पॉइंट पे,
तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है उसको हम सीबीबी कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट बैंड। फिर सीबीबी के ऊपर क्या नजर आ रहा है अपने को? फर्स्ट डार्क बैंड, First dark band. उसके ऊपर फर्स्ट ब्राइट बैंड, First bright band. फिर उसके बाद सेकंड डार्क बैंड, फिर ऐसे Second dark band. बैंड। ठीक है, सेम नीचे भी है, नीचे भी इसी हो रहा है। नीचे भी आपको फर्स्ट डीबी, फिर फर्स्ट बीबी, फिर सेकंड डीबी, सेकंड बीबी। समझ रहे? मतलब ऐसा ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड्स आपको मिलते जाएंगे। बट एक्चुअली क्या है ना गाइस, एक्चुअली में कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये दिखने में यहाँ पे फ्लैट दिख रहा है, बट इन रियल लाइफ इट इज नॉट फ्लैट। इन रियल लाइफ इफ दिस इज सीबीबी तो ये ऐसे इस तरीके से बनता है गाइस। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड। द बैंड्स आर फॉर्म लाइक दिस ऑन द स्क्रीन। ये इस तरीके से नजर आते हैं भाई। व्हाट आर दिस? दिस आर कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इंटरफेरेंस बैंड का जो बेसिक क्या बोलते हैं उसको तुम लोग, जो असलियत है, अभी कैसा स्क्रीन छोटू सा होता है तुम्हारा, हमारा स्क्रीन का साइज कितना होता है? एकदम छोटू सा होता है। छोटू सा मतलब कितना हो गया रे? अभी लेट से हमारा स्क्रीन का साइज इतना ही है भाई साहब, यही हमारा स्क्रीन का साइज है। अब ये स्क्रीन के साइज में क्या होएगा? अभी ये स्क्रीन के साइज में जो ये बीच में है, ठीक है, ये ब्राइट नजर आएगा। ठीक है, ये ब्राइट नजर आएगा, ये ब्राइट नजर आएगा, ये ब्राइट नजर आएगा, ये ब्राइट नजर आएगा। ठीक है, एंड जो दूसरा है वो डार्क नजर आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो डार्क नजर आएगा तो ये वाला डार्क बैंड रहेगा, ये वाला डार्क बैंड रहेगा, ये वाला डार्क बैंड रहेगा, ये वाला डार्क बैंड रहेगा। तो हमको क्या होता है ना, हमको दूर से हाइपरबोला दिखता है, बट जब हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं ना तो स्क्रीन पे हम लोग को खाली इतना ही पार्ट नजर आता है गाइस। ठीक है, स्क्रीन पे ना हम लोग को बेसिकली सिर्फ इतना ही पार्ट नजर आता है। जस्ट बिकॉज अपने को उतना ही पार्ट नजर आता है, स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है अपने को? ये रेक्टेंगल नजर आते हैं, दे लुक वेरी Rectangle. स्ट्रेट। हाँ. ठीक है, बट असलियत में भाई साहब, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असलियत में क्या शेप है जी इनका? असलियत में दे आर कॉन्जुगेट। Conjugated hyperbola. ठीक है, तो तुमको ये तुम्हारे बुक के टॉप मार्जिन पे लिख के रखना है कि इंटरफेरेंस बैंड्स रिप्रेजेंट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। ये कभी भूलना नहीं। ठीक है, मैं क्या बोला सुना ना? इट इज कॉन्जुगेट हाँ. हाइपरबोला। ओके, सो वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। एंड ये हमारे सिलेबस में है गाइस। ठीक है, सिंपल पैटर्न। द अदर थिंग विच वी हैव, ठीक है, द अदर टाइप ऑफ इंटरफेरेंस वी हैव, ये भी सिंपल पैटर्न का एक और नाम है स्टेशनरी पैटर्न एंड सस्टेन पैटर्न, और वी आल्सो कॉल इट स्टेडी स्टेट पैटर्न, बिकॉज जिधर पे ब्राइट है वो ब्राइट ही दिखता है। दूसरा देखो ना, दूसरा जिसको हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न बोलते हैं, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, बाय द वे हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज अ डायनामिक पैटर्न। तू देखना यहाँ पे तू अगर एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट पे फोकस कर, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो डार्क है वो ब्राइट नजर आएगा, नेक्स्ट मोमेंट में वो डार्क होएगा, वापस ब्राइट होएगा। ठीक है, तो ये बहुत लटकाने वाला चीज है भाई साहब। गेटिंग इट? दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी हॉरिबल एंड दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट डील विथ। इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स पैटर्न स्टडी नहीं करते हैं। वी जस्ट स्टडी सिंपल इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसका एक और नाम क्या है? जिसका एक और नाम है स्टेडी स्टेट पैटर्न। Steady state pattern. ठीक है, चलो नाउ बच्चा पूछता है कि सर हाउ टू अवॉइड कॉम्प्लेक्स पैटर्न, हाउ डू वी गेट स्टेडी स्टेट पैटर्न? तो भाई कुछ कंडीशंस है, if you follow those conditions, if you literally follow those conditions, you would end up having steady state pattern for your illustration. So let's have a understanding of how it is done. So the experiment which we are considering to understand interference pattern is called YDSE. Okay, Young's double slit experiment. इसका फुल फॉर्म है गाइस YDSE, Young's double slit experiment is the mainstream thing which we understand here. So when I say YDSE, Young's double slit experiment, what does we really mean, or what does we understand in reality is that whenever you see a source of light,
तो सोर्स ऑफ लाइट के सामने मैंने एक स्लिट रखा, तो नजदीक में है वो सोर्स, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, पॉइंट सोर्स है, तो इट वुड बी गिविंग मी स्पेरिकल वेवफ्रंट. दिस आर बेसिकली स्पेरिकल वेवफ्रंट गाइस. अब ये जो स्पेरिकल वेवफ्रंट मेरा बना है, इसके सामने अगर मैंने एक और दो स्लिट का एक कार्डबोर्ड रख दिया, वो कार्डबोर्ड में दो स्लिट बना दिए, तो ये हो गया डबल स्लिट. ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट यंग्स ने किया था, थॉमस यंग ने पहली बार किया था, टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट. द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट and also to study the interference pattern. So when he was doing these things, he came in accordance with the overlapping theory. You can see how it is. एक स्लिट से उसने दो स्लिट बनाया, एक लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्सेस बनाए, एंड वो दोनों लाइट सोर्सेस से क्या हुआ, you remember that Huygens principle, right? Every point in the wavelength acts as a secondary source of light, so it would be acting like a new source S1 and this would be acting like a new source S2. तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्रस्ट ओवर क्रस्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रफ ओवर ट्रफ हो रहा है, तो क्रस्ट ओवर ट्रफ हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा होगा, फिर अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड बनेंगे. समझा? तो ये जो भाई साहब अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड है, इसके सबसे जो बीच में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सीबीबी बोलते हैं, या फिर वी कॉल इट जीरोथ ब्राइट बैंड. ठीक है, फिर उसके ऊपर नीचे जो रहता है उसको हम लोग 1 dB बोलते हैं. फिर यू नो हाउ इट इज, व्हाई इट इज लाइक दैट, बिकॉज इट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला, so you would find the conjugate partners everywhere. So this is the mainstream diagram you're supposed to draw for YDSC. इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, बिकॉज टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा त्रास होता है ये चीज देखने के लिए, इतना फ्लेक्सिबली पल्ले पड़ता नहीं है लोगों को ये, तो यू बेटर वॉच इट आउट. चलिए, तो ये चीज का स्क्रीनशॉट आपको बहुत काम आएगा. एंड यू कैन सी इलस्ट्रेशन, एक डायग्राम, एक डेमो दे रहा हूँ, देखो कैसे होता है वो. This is how they interfere, and this is what is seen in the screen. You can see how what is seen on the screen over there. You can see there was alternate bright and dark band. तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. इस तरीके से इट्स बीन टेकन केयर. ओके, अभी इसमें कौन से कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है. यंग्स ने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, फ्लॉप हो गया था भाई साहब, ये एक्सपेरिमेंट बहुत सुपर फ्लॉप हो गया था. देन उसने काफी बार रिपीटेटिवली बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज किए, एंड बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज करने के बाद, ठीक है, लिटरली बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज करके होने के बाद यंग्स को सक्सेस मिला, एंड ही गॉट एन आइडिया, एंड ही literally jot down those ideas. He gave literally people 9 to 10 points, and later on it were called as conditions for steady state interference pattern. मतलब अगर आप वो ओबे करोगे तो आपको स्टेडी स्टेट पैटर्न मिलेगा, अदरवाइज यू वोंट बी गेटिंग स्टेडी स्टेट पैटर्न, यू वुड बी गेटिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑल द टाइम. तो यंग्स के एक्सपेरिमेंट के एनालिसिस के कंक्लूजन्स थे वो, तो वो हमको यहाँ पे पढ़ना है. एग्जाम में ये सवाल आता है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड बोर्ड एग्जाम में जब ये सवाल पूछा जाता है कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट पैटर्न, क्या पूछा जाता है इसमें, मतलब यू आर सपोज टू जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट्स. तो ये जो पॉइंट्स है ना, क्या ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्लेन दोस पॉइंट्स. तो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट व्हेनेवर दे आर गोइंग टू आस्क लिस्ट डाउन कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट इंटरफेरेंस पैटर्न, या बोलेंगे व्हाट आर द स्टेडी स्टेट इंटरफेरेंस पैटर्न, तो you just, or what are the conditions for steady state pattern, you just write down the names, just the titles. Titles are sufficient to make it understood. चलो, तो मैं लेकिन तुमको समझाऊंगा अभी, ठीक है, तुमको उनको समझाने की जरूरत नहीं, तुमको खाली मेन पॉइंट्स लिखना है, ठीक है, और टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वैसे भी बोल्ड में दिया हुआ है, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट. सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. ये जो लाइट के दो सोर्सेस है, ये लाइट के दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए. समझा? द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट all the time, always, always. So if two sources of light are coherent, अभी बच्चों को समझता नहीं कि coherent मतलब क्या है भाई. coherent मतलब light with same frequency and constant phase difference. ठीक है, अब same frequency के लिए same source होना जरूरी है. समझा? क्योंकि दो अलग, जैसे कि तूने दो बल्ब लिया सेम कंपनी का, जरूरी नहीं कि they would be emitting same frequency.
अलग अलग टाइम पे चालू किया तूने, एक बटन को पहले चालू किया दूसरे को बाद में चालू किया, तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड कितना प्रोबेबिलिटी कि तू दोनों बटन को साथ में चालू करेगा। अभी तू बोलेगा मैं दोनों बल्ब को एक ही बटन दे देगा, एक बटन देने के बाद भी बल्ब फटाक से स्टार्ट नहीं होता, कभी कभी सब बल्ब फड़फड़ा के स्टार्ट होता है, या बीच में एक फ्लिकर हो गया, एक भी फ्लिकर हो गया गड़बड़ हो गया। इसलिए यंग्स ने क्या किया, एक सोर्स रखा, एक सोर्स से दो सोर्स पैदा किया। क्यों? एक फ्लिकर हो गया मतलब मेन सोर्स फ्लिकर हुआ तो दोनों फ्लिकर होंगे साथ में, जो भी मेन सोर्स के एट्रीब्यूट रहेंगे वो आगे फॉलो अप होंगे, इसलिए वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके कहलाएगा। तो दोनों सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट होने चाहिए भाई साहब। सेकेंड कंडीशन, द सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। ये जो लाइट के सोर्सेस हैं दे हैज टू बी मोनोक्रोमैटिक, मतलब सिंगल वेवलेंथ का होना चाहिए। क्यों ऐसे? क्योंकि अगर सिंगल वेवलेंथ का रहेगा तो तुमको ब्राइट एंड डार्क बैंड नजर आएंगे उसी कलर के। अगर तुमने व्हाइट लाइट ले लिया तो तुम्हारा पैटर्न जो है ना वो कलरफुल हो जाएगा। यंग्स ने भी यही एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ किया था। यंग्स ने सबसे पहले क्या किया था, ही टुक सन एज अ सोर्स। अब सन को सोर्स लिया मतलब बैंड बजा के लिया खुद का, बिकॉज सन का लाइट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, इट इज पॉलीक्रोमैटिक। 7 रंग से बना हुआ है सन का कलर, सनलाइट का कलर। तो फिर प्रॉब्लम हो गया, तो उसका पूरा पैटर्न कलरफुल नजर आ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रेड का जहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड है वहां पे ब्लू का सेकंड थर्ड बैंड होने का, येलो का डार्क बैंड होने का, बहुत सारे बैंड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने की, तो प्रॉब्लम होने लगा। इसलिए यंग्स ने फिर उसको मोनोक्रोमैटिक से रिप्लेस किया। ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक में कैसा, अभी जैसे कि यहाँ पे देखो इन्होंने डाइक्रोमैटिक यूज किया है तो इनको ऐसा कॉम्प्लेक्स पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, बट मोनोक्रोमैटिक में एकदम व्यवस्थित बन के निकलता है बाहर। पॉइंट नंबर 3, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी इक्वली ब्राइट एंड दे शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होएगा तो समझेगा नहीं, डिस्ट्रक्शन में समझ में आएगा। डिस्ट्रक्शन में अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग रहता है तो जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो 3 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 का 4 1 का 1 है तो एम्पलीट्यूड 3 हो रहा है, जबकि तेरे को कंप्लीट डार्क कब नजर आएगा, जब एम्पलीट्यूड 0 होएगा। और एम्पलीट्यूड 0 होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होएगा तभी वो 0 होगा, अदरवाइज इट वोंट बी 0। क्लियर है ये बात समझ में आया? दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। दिस इज हाउ द होल routine works in action. It never changes, it always follows up the main criteria, and this is the main criteria how it goes. Okay, समझा सबको? चलिए, Yes. तो हाँ, ये पार्ट तो अपने को समझ में आया कि पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी सेंसिबल। द लाइट सोर्स मस्ट बी नैरो। इसलिए देखो ना, स्लिट बोला, स्लिट। यंग्स ने पहले गड़बड़ क्या किया था, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लिट उसने ना पिन होल बना दिया था, पिन से। अब पिन होल का विड्थ भले इतना छोटा है बट वो इतना ज्यादा होता था पिन होल का विड्थ कि उसमें मल्टीपल सोर्सेस फॉर्म होते थे। तो मल्टीपल सोर्स मल्टीपल इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करता है जो कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न को जन्म देता है। इसलिए स्लिट बनाया गया। स्लिट मतलब क्या, जब तुम एक पेपर पे स्टेपलर मारते हो तो वो स्टेपलर का पिन जो खड्डा करता है ना उसको स्लिट बोलते हैं। एकदम एकदम नैरो होना चाहिए ताकि एक ही लाइट सोर्स निकले और वो जाके दूसरे से इंटरफियर हो। पॉइंट नंबर 5, द टू सोर्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा नजदीक रहेगा ना उतना अच्छा इंटरफेरेंस होगा। अभी देखो ना, यहाँ पे दूर दूर बनाया है, इंटरफियर ही नहीं हो रहा है। कार के जो हेडलाइट होते हैं, ठीक है, इतना भी बड़ा कार हो उसके जो हेडलाइट्स होते हैं वो एक ऐसे एंगल पे रखे हुए रहते हैं ताकि इधर का आया हुआ लाइट और इधर से आया हुआ लाइट, दोनों लाइट इंटरफियर होके एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना के दे, ताकि एक कंस्ट्रक्शन इफेक्ट हमें रोड पे नजर आए। और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर भाई वो फ्लॉप हो जाता है, फिर मजा नहीं आता है। गेटिंग इट? सो दैट इज द मेन रीजन वी जस्ट टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज क्लोज टू ईच अदर बिकॉज क्लोज रखने पे ज्यादा इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है, ज्यादा बैंड्स नजर आते हैं। द मेजर पार्ट इज ज्यादा बैंड्स नजर आते हैं भाई, वो भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बाकी के कुछ सेंसिबल पॉइंट्स हैं कि द सोर्स शुड बी एट सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। तुम देखते हो ना थिएटर में भी वो जो प्रोजेक्टर होता है, अभी आई गेस तुमको याद है थिएटर वगैरह, बोल तो नहीं गए, ठीक है, तो ऐसा वो थिएटर में, ऐसा मूवी थिएटर में तो बहुत पीछे होता था प्रोजेक्टर स्क्रीन। ठीक है, तो ऐसा तुमको तो ऐसा बड़ा दिखता था, एकदम बड़ा। जस्ट इमेजिन अगर वो प्रोजेक्टर तुम्हारे स्क्रीन के सामने रख दो तो तुम छोटू सा दिखेगा ना रे, वो मोबाइल के इतना विड्थ में नजर आएगा।
इसलिए हम लोग कभी भी स्क्रीन और सोर्स को थोड़ा सफिशिएंट, ऐसा भी नहीं कि एकदम से दूर रख दे, दूर चलो बहुत दूर रखते, सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस जहां पे एकदम बैंड्स तुमको क्लियरली नजर आए. दैट इज द मेन कंडीशन नंबर 6. Then there are some sensible points, are very common sense. The two interfering waves must be in same state of polarization. Obviously, if they're in same state of polarization, they would be matching with their amplitude and they would be giving some constructive effects. And the last one is they should travel in same direction. Obviously, गाड़ी का एक हेडलाइट आगे लगाया, एक हेडलाइट पीछे लगाया तो इंटरफेयर कभी जिंदगी में नहीं करेगा. तो they must be traveling in same directions to interfere. तो ऐसे ये 8 पॉइंट है जो अपने को पता होना चाहिए. ठीक है, अब ये 8 पॉइंट के बलबूते पे अपने को बहुत सारा इंटरफेरेंस का नॉलेज प्राप्त हो चुका है. प्लस इन एडिशन टू दिस हमको थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ता है जी, एक बड़े लेवल पे. एंड वो बड़े लेवल का काम ये है कि आपको जो ये इंटरफेरेंस सीखा आपने, जो भी कंडीशन वंडीशन सीखा, उसके ऊपर कुछ सम्स सॉर्ट आउट करने. तो जस्ट चलते हैं उसकी तरफ. तो